वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या अंतर होता है और वो प्रोडक्शन में कैसे हमारे हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपका वो लेक्चर मिस हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो जरूर देखें। तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है हमारे कॉस्ट चैप्टर का आगे का पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें इस लेक्चर में या इस चैप्टर में आपको क्या करना है, अपने साथ नोटबुक लेकर बैठो, अपने साथ पेन और पेंसिल लेकर बैठो, ताकि इसके बहुत सारे टेबुलेशंस हैं और डायग्राम्स है जो साथ के साथ आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इसको ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो की तरह चलता जा रहा है, हम इसको सुन लेंगे और काम हो जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उन बच्चों के साथ जो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा वीडियो देखकर काम हो जाएगा। आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है, साथ के साथ इन चीजों को लिखना है। तो आप अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल को तैयार रखें। देखो, यहाँ पर तीन सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म कॉस्ट है। पहली है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और हमारी जो टोटल कॉस्ट है, ये वाला जो पहला पार्ट है, टोटल कॉस्ट हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टीएफसी, टीवीसी, ताकि हम बना सके टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, कुछ टेक्निकल हमारी वोकैबुलरी है जिसे समझना जरूरी है कि टीसी क्या है। टीसी हो गया टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने साथ अपनी नोटबुक लेकर जरूर बैठो। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया कि जो हमेशा फिक्स रहती है आपके शॉर्ट रन में। ठीक, वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में, मतलब प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं? व्हिच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट रन, एंड व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स? व्हिच कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द शॉर्ट रन। तो फिक्स्ड फैक्टर कौन से हो गए? जैसे लैंड, जो हमारी जमीन है वो हमेशा फिक्स रहेगी, जैसे हमने उसको रेंट पे लिया। क्लियर? हमारा परमानेंट लेबर, जिसको हमने पक्के सैलरी पे रखा हुआ है। क्लियर? और वेरिएबल फैक्टर क्या हो गए? हमारे रॉ मटेरियल। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती रहती है या घटती रहती है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ, इसको समझने के लिए हम पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज आपने कोई एक जमीन या एक घर किराए पे लिया, हाउस लिया आपने रेंट पे। ठीक है, आप उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट करते हैं। रेंट एग्रीमेंट करते हैं कितने टाइम का? दिल्ली में जैसे होता है 11 महीने का, 11 मंथ। ठीक है, 11 महीने का हमने एक रेंट एग्रीमेंट कर लिया कि भाई एवरी मंथ, हर महीने हम इसका जो किराया है वो 10,000 रुपए देंगे। ठीक है, 10,000 हर महीने किराए पे देंगे हम। क्लियर? अब आप चाहे इसमें रहो या ना रहो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको हर महीने 11 महीने तक यही पैसा देना है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज आपने ये जो घर किराए पे लिया, आपने यहाँ कुछ चीज प्रोडक्शन पे लेनी थी। ठीक है, अब आप 0 यूनिट बना रहे हो, आपने कुछ भी चीज नहीं बनाई, लेकिन फिर भी आप उसको 10,000 रुपए तो दोगे ना। मकान मालिक तो आ जाएगा, भाई 1 तारीख हो गई, किराया लाओ, किराया लाओ, है ना। अब आपको किराया तो देना ही है। क्यों? क्योंकि आपने चाहे प्रोडक्शन किया या नहीं किया, आपकी तो वो सुनेगा नहीं। वो थोड़ा ना कहेगा कि यार भाई तेरा प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ, तू मत दे किराया, तू अपने अगले महीने दे दिया। वो कहेगा नहीं भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं है, चाहे तुम इसमें नुकसान खाओ फायदा करो, तुम मेरे को थोड़ा ना बढ़ा के दोगे। अगर फायदा हो गया तो नुकसान में मैं तुम्हारे को क्यों कम करूं? तो आपको किराया तो देना ही है। इसी तरीके से आपने फर्स्ट मंथ या दूसरी यूनिट करी, 3 यूनिट बढ़ाई, 5 यूनिट बढ़ाई, मतलब आपका प्रोडक्शन जो है अगर वो बढ़ता जा रहा है तब भी आप उसको कितना किराया दे रहे हो? 10,000। ठीक है, तो शॉर्ट रन में क्या हुआ कि ये आपका जो कॉस्ट है, मतलब जो आपकी ये कॉस्ट है, रेंट की जो कॉस्ट है, वो आपको देनी ही देनी है। सिमिलरली आपकी सैलरी है। ठीक है, आप चाहे 0 प्रोडक्शन करो, लेकिन अगर आपने कोई परमानेंट लेबर बंदा रखा हुआ है जिसकी 5,000 रुपए सैलरी है, आपको वो सैलरी तो पे करनी पड़ेगी, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स या फिक्स्ड कॉस्ट,
फिक्स्ड कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे आप उसमें बढ़ाओ या कम करो वो चेंज नहीं होता। दे आर इंकर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स इज प्रोड्यूस, चाहे कितना ही गुड क्यों ना प्रोड्यूस हो रहा हो आपको वो पैसा देना ही देना है। दे आर शॉर्ट रन कॉस्ट, ये शॉर्ट रन कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हायरिंग ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि फिक्स्ड कॉस्ट वो पूरा टोटल सम है उस खर्चे का जो कि एक प्रोड्यूसर बियर करता है, सहन करता है जब भी वो किसी चीज के लिए प्रोडक्शन के लिए किन चीजों को खरीद रहा है या किराए पे ले रहा है। ठीक है, जैसे मशीन, तो आपकी मशीन आ गई एक बारी में, मतलब सपोज 1 लाख रुपए की मशीन आ गई, तो ये थोड़ा है कि अगर आपने चाहे इसमें 10 प्रोडक्शन करो तब भी इसकी कॉस्टिंग इतनी रहनी है, चाहे 100 करो या 1000 करो, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो तो एक ही बारी लग गई ना। तो वो जो खर्चा हो रहा है वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, इसको हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पर बिकॉज ऑफ वेजेस सैलरीज ऑफ परमानेंट वर्कर्स, क्योंकि हमने जो भी वेजेस या सैलरीज देनी है परमानेंट वर्कर को वो देनी ही देनी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, जैसे आपने इसके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किया तो वो तो देना ही है। क्लियर, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट रन, इट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट रन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहाँ पे इसका एक टेबुलेशन है, इस टेबुलेशन को समझना है। चाहे हमारी कोई चीज प्रोड्यूस्ड हुई या नहीं हुई फिर भी हमारे को कॉस्ट लगेगी, और जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन यूनिट बढ़ता जाएगा लेकिन वो जो हमारी कॉस्टिंग है वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे मशीन पे दिया हुआ खर्चा, आपकी सैलरी का खर्चा, आपका रेंट का खर्चा, ये सारा जो टोटल खर्चा है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द शॉर्ट रन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सपोज जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारा 0 यूनिट ऑफ आउटपुट है तब भी हमने कोई ना कोई कॉस्ट दी। ठीक है, ये यूनिट हो गया और ये हमारी कॉस्ट हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट 0 1 2 3 4, तो 10 10 10 10। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या, इवन एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इवन एट 0 level of production there is some cost। ठीक है, पहली चीज ये इसको नोट करके चलो साथ के साथ। दूसरा, as production rises the fixed cost remain कांस्टेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट जरूर अपने दिमाग में रखो और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हमें आगे काम आने वाला है। अब इसमें इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि 0 10 और 10 पे क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, चाहे हमारी प्रोडक्शन 0 है, 1 2 3 4 5, whether the production increase or decreases the total fixed cost remain constant। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखो, ये इसका टेबुलेशन है और इस तरीके से इसका डायग्राम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सेम वेरिएबल फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। वेरिएबल फैक्टर क्या थे, विच कीप चेंजिंग, विच कीप changing during short run में जो हमेशा चेंज होते रहेंगे। अब वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से हो गए, जैसे आपकी डेली वेज लेबर। ठीक है, आपको जब जरूरत है तब आपने लेबर को बुलाया, तब तक नहीं बुलाया। दूसरी चीज, जब आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल की जब जैसे जरूरत होगी तब लोगे। तीसरा, आपका ट्रांसपोर्टेशन, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल फैक्टर जो थे वो चेंज हो रहे थे। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहे हैं, सिमिलर केस में वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो चेंज होगी, कीप चेंजिंग।
ये भी चेंज रहती है, ये कभी सेम नहीं होती, ये हमेशा चेंज रहता है। जैसे जैसे हमारे को प्रोडक्शन में फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे ही हम इसकी वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है। वही बात है कि जैसे जैसे हमारे को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट चाहिए वैसे वैसे हम वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज करते रहेंगे। तो इसमें हो गया पहला कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब डेली वेज लेबर हमें आप चाहिए यहाँ पर, तो जैसे वेज लेबर चेंज होगी वैसे ही। और रनिंग एक्सपेंसेस लाइक रॉ मटेरियल, फ्यूल, ये सब चीजें जो है ये कभी कांस्टेंट नहीं होती, ये हमेशा चेंज रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका टेबुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि 0 यूनिट है, कुछ नहीं बनाया, तो हमारा रॉ मटेरियल भी 0 रहेगा, तो ये 0 यूनिट पे 0 रहेगा। जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ तो हमारा वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगा। मतलब तब हम यहाँ पे या तो रॉ मटेरियल ले आए, फ्यूल की कॉस्ट हो गई, डेली वेज लेबर की। तो जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे 10 से 18 इंक्रीज तो हो रहा है, देखो 10 to 18 इंक्रीज हो रहा है, 18 to 24 इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे हमें ये देखना है ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, घटते हुए, बढ़ते हुए नहीं, घटते हुए। और इसके बाद क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजेस रेट, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो दोबारा से समझते हैं। यहाँ पर 0 आउटपुट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। ये आपका यूनिट हो गया। आउटपुट हमने रखा वेरिएबल कॉस्ट 0 पर, तो 0 है। फर्स्ट पे हमने 10 18 24 28 32 38 46 और 62, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से एक टेबुलेशन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो कितने का गैप आया, 8 का, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 4, फिर 6 8 और 16, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2 चीजें निकल कर आ रही हैं, पहली चीज ये और दूसरा ये। यहाँ पे टीवीसी इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे, घटते हुए, कैसे, घटते हुए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 4 से 6 हो गया, 6 से 8, 8 से 16। यहाँ क्या था, बढ़ रहा था घटते हुए, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों हुआ, हमारा आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमारी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, कॉस्ट को तो कम होना चाहिए, कॉस्ट क्या आएगी, डिवाइड होनी चाहिए ना, हम ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका एक ही रीजन है, ये रीजन हर जगह काम आएगा। तो रीजन है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या हुआ, जैसे अगर हमने यूनिट लिया था, ठीक, अब वहां पर वापस उसी चैप्टर में चलते हैं, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। हमने यहाँ पे यूनिट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन लेकर आए थे हम 2 5 9 12 14 15 15 और 14, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 फेजेस ऑफ प्रोडक्शन हुआ था। 3 फेजेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये फर्स्ट फेज और यहाँ तक हमारा सेकंड फेज। अब यहाँ क्या हुआ था कि जैसे जैसे हम यहाँ पे यूनिट कौन सा लेकर आ रहे हैं, यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करे, मतलब पहली यूनिट लेकर आए वेक्टर की, तो हमारा प्रोडक्शन इतना था। हमने जैसे जैसे लेबर को बढ़ाया तो हमारा पहले फेज में तो प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन जब हमने और लेबर इंक्रीज करी, यहाँ पे किस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं हम, लेबर, मतलब या फिर हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, मतलब वेरिएबल फैक्टर जितने इंट्रोड्यूस हुए, जितने ज्यादा वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस हुए, तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो गया। लेकिन जब वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गए तो इनकी सैलरी तो देनी है, तो जब हम ज्यादा सैलरी देंगे तो हमारा कॉस्ट क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन घट गया, प्रोडक्शन तो घट गया, क्यों घटा था, इसका भी रीजन ये था कि जैसे जैसे हम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लेकर आएंगे तो हो सकता है वो आपस में बातें कर रहे हैं, हो सकता है कोई वेरिएबल फैक्टर हमारा बीमार हो गया हो, या हो सकता है कि वो भाई काम करने के इच्छुक ना हो, लेकिन हम उसको कंपनसेट करने के लिए वेरिएबल फैक्टर और इंक्रीज करते गए, लेकिन हमारी कॉस्टिंग प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। और जब प्रोडक्शन कम हो गया तो जो हमारे एक्सपेंसेस थे
वो क्या हो गए, वो बढ़ गए, मतलब हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट था वो और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है और वेरिएबल प्रोपोर्शन दोनों इनवर्स चलते हैं। देखो यहाँ पे इनवर्स कैसे होगा, ये इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। जब ये सॉरी गलत हुआ, इधर कट लगा देंगे, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, और यहां पर कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो जहां टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पर, वहां हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, और जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए, तब हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्लियर। अब यहां पर वापस आते हैं कि इधर इसकी शेप देखोगे किसकी, टीवीसी की, तो टीवीसी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं इनवर्स एस शेप, इनवर्स एस शेप। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। हमने यहाँ यूनिट्स लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर हमने टीबीसी लिखा, 0 पे डैश 10 18 24 28 32 38 46 और 62। ठीक है, अब इसमें यहां पर इसको ड्रॉ कर लो आप, तो 0, अब ये हाईएस्ट कितना है 62 है, और तो हम लोग इसमें 10-10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 और 70, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 1 पे कितना है, ये 1 पे हो गया आपका 10, 2 पर हो गया 18, 3 पर कितना है 24, तो ये आ जाएगा यहाँ आपको 24, 4 पे कितना है 28 लगभग यहाँ, तो 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 और 8, 5 पे कितना है 32, तो 10 20 30 40 50 60। ठीक है, 5 पर कितना है 32, 6 पे कितना है 38, थोड़ा सा और ऊपर, 7 पर 46 और ऊपर, 8 पे 62 और ऊपर। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो, ये देखो कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फिक्स प्रोडक्शन लाइक मशीन बिल्डिंग इंश्योरेंस, ये होता है आपका वेरिएबल, जैसे रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन पर, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज होता है लेवल ऑफ आउटपुट पर। एफसी कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन में चेंज होता है। एफसी कैन नेवर इवन जीरो इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप, जब प्रोडक्शन हमारा रुक भी गया तब भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होगा। उसका रीजन अभी बताया है, क्योंकि शॉर्ट रन में है तो हमारे को ये कॉस्टिंग देनी ही देनी है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो हो जाएगा जब हम अपना प्रोडक्शन रोक देंगे, क्योंकि तब हम कुछ बना ही नहीं रहे, हमारा प्रोडक्शन ही कुछ नहीं हो रहा, तो हम इसकी कॉस्टिंग क्यों बियर करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन एट द लॉस ऑफ एफसी में कंटिन्यू, अगर हमारे को लॉस भी, हम कुछ भी नहीं कर रहे तब भी हमारे को रेंट तो देना ही है, परमानेंट लेबर की सैलरी तो हमें पे करनी है। और यहाँ पे वीसी में इसको लॉस में हम वेरिएबल कॉस्ट को नहीं इंक्लूड करते, रॉ मटेरियल की जरूरत ही नहीं है। टीएफसी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये इनवर्स एस शेप है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना कि ये इनवर्स एस शेप में रहता है। ठीक है, और ये आज का हमारा नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, इसको पहले हम एक टेबुलेशन के जरिए समझते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम लिखते हैं टीएफसी, क्योंकि जीरो लेवल पर टीएफसी कुछ ना कुछ होता ही है, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। देखो यही वाली टेबुलेशन ना पूरे चैप्टर में चलने वाली है, और इसी टेबुलेशन को आपको याद करना है, बार बार मैं चेंज नहीं करूंगा, पूरे ही हमारे चैप्टर में यही वाली टेबुलेशन चलेगी, तो आपको भी समझने में भी आसानी रहेगी और याद करने में भी। ठीक है, टीवीसी हमारा क्या रहता है, टीवीसी जीरो लेवल पे डैश है, फिर 10 18 24 28 32 38 46 और 62। ठीक है,
टीसी कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो 10 + 0 इज 10, फिर 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56 और 72। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमारे को मिलता है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का जो हमारा डायग्राम है वो भी बिल्कुल कैसे है, इनवर्स एस शेप जस्ट लाइक टीवीसी। ठीक है, और ये यहां से ऐसे शुरू होगा। देखो मैं बनाकर दिखा देता हूं एक बार कि इसको बनाना कैसे है, ड्रॉ कैसे करना है। ये आपने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ये आपका हो गया टीएफसी। ठीक है, अब फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका टीवीसी। ठीक, जो 0 लेवल से शुरू होगा, और टोटल कॉस्ट शुरू होता है जहां से टीएफसी शुरू होता है। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब सर ये क्यों? क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी और टीएफसी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो देखो यहां पर इस डायग्राम में भी टीसी इक्वल्स टू टीएफसी है 0 लेवल पर, और इसके बाद ये दोनों एक साथ ही चलेंगे। क्लियर? अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करते हुए चलने हैं। क्लियर? पहली बात, इस डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, या अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टीसी एंड टीवीसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, अब ऐसा क्यों? अब यहां पे क्वेश्चन रेज होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, व्हाई, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, बिकॉज ऑफ टीएफसी। बिकॉज ऑफ टीएफसी, क्योंकि टीएफसी का डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। देखो अभी हमने टेबुलेशन किया, तो इस टेबुलेशन में क्या था, 10, 18, 28। अब यहाँ पे 10 और 20 हो गया, 18 का 28 हो गया, तो 10 का गैप किसका आ रहा है? टीएफसी का। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ टीएफसी, टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इक्वल्स टू टीएफसी, कि जब हम 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे चलेंगे तो टीसी इक्वल्स टू टीएफसी होगा, क्योंकि टीसी किसके बराबर होता है? टीसी इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। तो अगर यहां पर टीवीसी 0 है और ये 10 है, तो ये हो गया ना 10। ठीक है, तो एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इक्वल्स टू टीएफसी। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका भी जो आपका टीसी का जो शेप है वो भी क्या है? इनवर्स एस शेप। टीसी इज इन इनवर्स एस शेप। ठीक है, इनवर्स एस शेप में ही चलता है ये। क्लियर? अब बिल्कुल लास्ट करते हैं आज का, कि आज हमने क्या चीज सीखी? टीसी इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। ठीक है, और अगर हमें टीवीसी लेना है तो टीसी माइनस टीएफसी, और अगर हमें टीएफसी लेना है तो टीसी माइनस टीवीसी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज सम टीएफसी। ठीक है, और इसी लेवल पर एट दिस लेवल टीसी इक्वल्स टू टीएफसी। ठीक है, और टीसी और टीवीसी इनवर्स एस शेप है, इनवर्स एस शेप। ठीक है, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक तरीके की समरी है पूरे इस अभी तक जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम आगे के कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, टिल देन स्टे फिट, रिमेन फिट एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।